इन यूपीएससी प्रिपरेशन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो रिकॉल नहीं कर पाते। सो वी कैन नॉट रिकॉल व्हाट वी स्टडी। एंड देखिए, सी, इस प्रॉब्लम के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और एक सबसे कॉमन रीजन जो आपने सुना होगा वो है लैक ऑफ रिविजन। डेफिनेटली वो तो है ही, बट हम वो चीज़ नहीं डिस्कस करेंगे। हम कुछ और ऐसे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे, ऐसे रीजन डिस्कस करेंगे जो एक्चुअली आपकी प्रिपरेशन में एग्जिस्ट करते हैं। एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू सी कि कैसे उनको सॉल्व करें, राइट? बिकॉज सी, नोइंग द प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम क्या है इज हाफ ऑफ द सोल्यूशन। यानी अगर आपको पता चल जाए कि आपने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा और रात को आपको याद नहीं कि यार न्यूज़पेपर में सुबह कौन से टॉपिक्स पढ़े थे, टॉपिक्स के अंदर क्या था वो तो छोड़ो, बट टॉपिक्स ही कौन से पढ़े थे, तो देन देयर इज सम फ्लॉ इन द वे वी आर स्टडिंग, किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। या फिर मान लो हम लोग जो है, आई लॉट ऑफ टाइम सी स्टूडेंट्स ने पूरी बुक पढ़ ली, स्पेक्ट्रम पूरी पढ़ ली, लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ ली, एंड वो लोग मॉक टेस्ट देते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, वहां पे उनको क्वेश्चंस में चीजें स्ट्राइक नहीं होती, उनको लगता है पढ़ा हुआ है बट कहाँ पे पढ़ा है ये फिगर आउट नहीं कर पाते। तो इसके पीछे ऑब्वियसली लैक ऑफ रिविजन इज वन थिंग, बट उसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स हैं जो अगर आप अपनी स्टडी में रेक्टिफाई कर लो देन यू विल सी सब्सटैंशियल डिफरेंस। और उसको रेक्टिफाई करने के लिए आई विल ऑल्सो बी टेलिंग यू प्रैक्टिकल स्टेप्स। एंड अगेन मैं शुरू में ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, सी दिस वीडियो इज नॉट अबाउट शॉर्टकट। ये चीजें करने में मेहनत ज्यादा लगेगी, बट अगर आप करोगे तो जो पढ़ोगे आप वो आपको याद रहेगा और आप उसको अच्छे से एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज है पैसिव रीडिंग। तो देखिए होता क्या है कि यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है कि यू हैव टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स। तो यूपीएससी सिलेबस इज रियली वास्ट एंड आपको बहुत सारी चीजें कवर करनी होती है। तो जनरली जब फर्स्ट रीडिंग जब भी स्टूडेंट्स लेते हैं वो मोस्टली बिना समझे हुए, बिना उस टॉपिक के रेलेवेंस को समझे कि एग्जाम के लिए क्या रेलेवेंस है, इन जनरल क्या रेलेवेंस है उस टॉपिक का, या फिर उस टॉपिक का क्या स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है, वो बस सिंपली एक रीडिंग करते हैं। इट्स जस्ट अ सिंपल रीडिंग विदाउट एनी एक्टिव एंगेजमेंट और रिफ्लेक्शन। यानी अगर आपने पढ़ा कि देखो इंडिया में हम ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, तो आप बस पढ़ते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, उसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लाए, एम एस स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, बट वी नेवर पॉज, पढ़ते वक्त कभी हम रुकते नहीं और ये नहीं सोचते कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों लाए, राइट? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लाइक कैसे, हाउ डिड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इंक्रीज द प्रोडक्शन, राइट? तो ये जो चीजें हैं ये मिसिंग रहती हैं, और जब ये मिसिंग रहेंगी तो इट्स ऑल दैट कि आप बस फैक्ट्स पढ़ रहे हो, फैक्ट्स के बीच में जो लॉजिकल कनेक्शन है, जो लॉजिकल फ्रेमवर्क है वो नहीं देख रहे हो, राइट? और कभी कभी क्या होता है कि जैसे एग्जाम पास आता है, आपके पास टाइम कम होता है, आपको ऑप्शनल करना है, जीएस करना है, राइट, सी साइड भी प्रैक्टिस करना है, तो इस सिनेरियो में होता क्या है कि हम एक दिन में 3 या 4 सब्जेक्ट्स कर रहे होते हैं, राइट? 3 या 4 चीजें कर रहे होते हैं। क्या जीएस में हम लोग कोई सब्जेक्ट कर रहे हैं, कोई कोचिंग ले रहे हैं, सी सैट की भी कई बार लोग कोचिंग लेते हैं, ऑप्शनल भी कर रहे हो। तो जब टाइम आपके पास होता नहीं और रशिंग थ्रू दी कंटेंट, तो फिर आपको 1-2 घंटा मिलता है, उसी में आप सोचते हो जल्दी जल्दी पढ़ के मैं खत्म कर दूं। देखो आप जल्दी पढ़ के सिलेबस खत्म कर सकते हो, बट अगर वो चीज आपको एग्जाम में याद ही ना आए देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट, राइट? और एक और चीज जो देखते हैं कि कोई इवेल्युएशन नहीं रहता। सी, अगर पढ़ा है, कोई भी चीज आपने पढ़ा है, यू शुड इवेल्युएट योर सेल्फ। इस ट्रैप में मत फॉलो कि यार अभी तो पहली बार पढ़ा है, कुछ नहीं समझ में आएगा। देखो, डेफिनेटली आई एग्री कि पहली बार पढ़ोगे ज्यादा नहीं समझ में आएगा, बट अगर इवैल्यूएशन करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो दूसरी बार पढ़ते वक्त आपको ध्यान रहेगा कि क्या चीज अच्छे से पढ़नी है, और दूसरी बार लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी काफी कॉम्प्रिहेंसिव रहेगी। बट अगर पहली बार भी आप इवैल्यूएशन नहीं करते हो और दूसरी बार पढ़ते हो, तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अमाउंट ऑफ चीजें जो आप ग्रास्प करते हो वो काफी कम रहेगा। एंड थर्ड इज नो समराइजेशन, नोट मेकिंग और माइंड मैप। तो देखो, कुछ भी आप पढ़ते हो, द बेस्ट वे टू नो कि आपको वो चीज समझ में आ गई है, आपके माइंड में वो रजिस्टर हो गई है, इसकी आप उसको अपने वर्ड्स में लिखो। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी, दैट्स व्हाई मैंने कहा जरूरी नहीं कि नोट्स बनाओ, आप सिंपली अपने वर्ड्स में 2-3 लाइन में समराइज करने की कोशिश करो, राइट, मेंटली, या फिर एक माइंड मैप ही बना लो। एंड अगर अच्छा माइंड मैप बन जाता है, यू कैन ऑलवेज यूज इट एज अ नोट, तो उसको A4 शीट पे बनाओ और वहीं पे मान लो आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा रिगार्डिंग पैसेज ऑफ बिल्स, तो पैसेज ऑफ बिल्स में मान लो आपने माइंड मैप बनाया क्योंकि कौन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, कौन इनिशिएट कर सकता है, राइट, क्या प्रोसेस है, ओके, फाइनल असेंट कैसे होती है, मान लो आपने इस पे अच्छा सा माइंड मैप या फ्लो चार्ट बनाया।
राइट? अगर अच्छा बन गया है, जस्ट सेव इट देयर, तो हर बार आपको कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और अगर मान लो ऐसे भी आपने बनाया है और अच्छा नहीं बना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यार ये एस्पेक्ट्स मुझे क्लियर नहीं है, राइट? कि इसे पैसेज ऑफ बिल्स को लेके कि कौन पास करता है, क्या करता है, तो आप वापस जाके उसको देख सकते हो। ओके, सो दिस इज फर्स्ट, कि पैसिव रीडिंग नहीं करनी है, हमें करनी है एक्टिव रीडिंग। दैट मीन्स कि आप पढ़ो, पढ़ने के साथ हाईलाइट भी करो, बट हाईलाइट करने से ज़्यादा जरूरी ये है कि जो भी पढ़ रहे हो उसको, आप मान लो एक चैप्टर पढ़ रहे हो, एक चैप्टर में एक पोर्शन आपने पढ़ा, तो वो पोर्शन पढ़ने के बाद एक पॉज करो, 2 मिनट का ब्रेक लो, रिफ्लेक्ट अपॉन दैट कंटेंट कि मैंने क्या पढ़ा है, उसको अपने माइंड में समराइज करने की कोशिश करो। अगर A4 शीट पे टाइम आपके पास ज़्यादा है, एक A4 शीट ले लो, उस पर कुछ माइंड मैप या फिर कुछ जो है नोट्स बनाने की कोशिश करो, ठीक है? एंड अगेन यहाँ पे नोट्स मतलब ये नहीं कि आप बुक से देख के बनाओ, आप अपने माइंड से लिखो, ठीक है? दैट इज देयर। दूसरी चीज है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। नाउ दिस इज समथिंग दैट यूजुअली हैपेंस स्पेशली विथ स्टूडेंट जो लोग कोचिंग जाते हैं। तो अगर आप कोचिंग जाते हो तो आपको एक तो जो है कोचिंग के क्लास में जो कराया जा रहा है वो करना है, दूसरा शायद से वो जो नोट्स दे वो करना है, तीसरा आपको स्टैंडर्ड बुक करनी है, राइट? और इन तीनों चीजों में एक ही टॉपिक कवर्ड है, राइट? इट्स ओवरलैपिंग। तो होगा क्या कि इन सिचुएशन में देर आर डिफरेंट एक्सप्लेनेशन फॉर सेम कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, या हो सकता है थोड़ा सा एडिशनल, हर एक में 10% एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बट टू कंसोलिडेट दैट इट इज वेरी टाइम टेकिंग एंड डिफिकल्ट। तो इसीलिए होता क्या है कि यू गेट ओवरलोडेड विथ इंफॉर्मेशन और आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। क्योंकि देखो, जब भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है, सबसे पहली चीज जो आप सोचते हो वो ये नहीं होती कि भाई क्या इस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, बट आप ये सोचते हो कि वो कहाँ पे आया था, आपने कहाँ पे पढ़ा था। ऑलवेज सी दैट कि एमसीक्यू आएगा, आप सबसे पहले सोचोगे ये मैंने यहाँ पे पढ़ा था। अगर वहीं पे पहली स्टेज पे ही आपने 3 जगह पढ़ा है तो आपको डाउट क्रिएट हो जाता है और वो चीज रिकलेक्ट नहीं होती। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि देखो, पहली चीज तो आपको फिल्टर करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन हर एक सोर्स से, राइट? हर एक सोर्स से आपको एक फिल्टर बनाना पड़ेगा। ये फिल्टर कैसे बनाएंगे उस पर अगले उसमें आएंगे पॉइंट में, ठीक है? दूसरी चीज है कि आपको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। अब कंसोलिडेट करने के लिए आपको एक बेस सोर्स रखना पड़ेगा। और माय सजेशन इज कि इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कोचिंग कर रहे हो, नोट्स वगैरह ये सब कर रहे हो, बेस सोर्स आपकी जो स्टैंडर्ड बुक, जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत होनी चाहिए, आपकी जो है मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें स्पेक्ट्रम होने चाहिए, जो भी कोई स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, उसको बेस सोर्स बनाना चाहिए। और बाकी आपको लगता है वैल्यू एडिशन करना है तो अपने कोचिंग के नोट्स क्लास उससे कर सकते हो ना। एक लॉजिकल क्वेश्चन आएगा कि अगर ऐसा है तो फिर हम जो क्लासेस कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, उसका फायदा क्या? सी, उसका फायदा होता है टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट एंड फ्रेमवर्क। सो कई बार मान लो आप कोई टॉपिक पढ़ना शुरू कर रहे हो, राइट? लॉट ऑफ टाइम हमें पता नहीं होता उसका बैकग्राउंड क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, या उस टॉपिक को पढ़ने वाला फ्रेमवर्क क्या है। इसीलिए हमें एक फर्स्ट रीडिंग लगती है, ओवरव्यू रीडिंग, उस टॉपिक का फ्रेमवर्क बनाने में, और फिर दोबारा हमें पढ़ना होता है। बट जनरली होता क्या है कि आप पहली रीडिंग लेके ही आगे बढ़ जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि अगर कहीं से आप कोचिंग ले रहे हो, से क्लासेस कर रहे हो, मान लो कहीं से भी कर रहे हो, ठीक है, तो वहां से ये हेल्प मिलती है कि आपको टॉपिक के स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क समझ में आ जाता है और कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है। तो उसका बस इतना ही रोल होता है। उसके बियॉन्ड आपको स्टैंडर्ड बुक में उस कॉन्टेक्स्ट, उस स्ट्रक्चर, उस फ्रेमवर्क को यूज करके चीजों को पढ़ना है, तो आपके लिए चीजें जल्दी हो जाती है। अदरवाइज अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो तो देखो, 2 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, राइट? पहली बार ओवरव्यू, ओवरव्यू के थ्रू स्ट्रक्चर, कॉन्टेक्स्ट और फ्रेमवर्क बनाओ, राइट? वंस दैट इज देयर, फिर उस स्ट्रक्चर, कॉन्टेक्स्ट, फ्रेमवर्क में पढ़ो। या फिर यहाँ पे जनरली आजकल क्या है कि मेंटरशिप से भी आपको बेनिफिट मिलता है कि जो मेंटर्स है वो आपको टॉपिक लेवल पे ही बता देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ रहे हो, इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, तो एक रेलिवेंस भी बनता है, आपका इंटरेस्ट बनता है, प्लस इस तरीके से इसको पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं, सो दैट इज देयर। अगर नहीं कर रहे, दैट्स नॉट एन इशू, आप खुद से भी कर सकते हो, बट इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क रखना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ रहे हो तो कॉन्टेक्स्ट समझो कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया, राइट? क्या जरूरत पड़ी थी? ओके, फूड क्राइसिस था, फूड क्राइसिस क्यों था, राइट? 1960s में। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो व्हाट, ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने प्रोडक्शन इंक्रीज की, राइट? तो हमने प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे की ग्रीन रेवोल्यूशन में? हमने उसके लिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज की, राइट? हाई यील्डिंग वैरायटी, क्या सिर्फ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से ही
आपका जो है ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज कर पाए, नहीं, उसके साथ साथ अदर इनपुट्स पे भी फोकस किया, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स वगैरह, राइट। तो ये हो गया आपका फ्रेमवर्क। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट्स क्या थे, राइट। इसके जो है आप इम्पैक्ट्स में देख सकते हो कि किस तरीके से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे बट नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे, राइट। दैट इज देयर। तो इस तरीके से आपको किसी टॉपिक को जब आप खुद के वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाओगे, मतलब वो टॉपिक आप समझ गए, राइट। सो आपको जो है टॉपिक लेवल फ्रेमवर्क्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ये देखो, दैट्स व्हाई आई सेड राइट एट द बिगनिंग, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। ऐसे करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, देयर इज नो शॉर्टकट टू दैट। बस मेहनत अगर आप सही जगह करोगे तो चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाता है। और अगर आप शॉर्टकट सोच रहे हो कि जिससे मेहनत कम हो जाए और सक्सेस मिल जाए, जनरली लाइफ, यूपीएससी के एग्जाम और लाइफ में ऐसा नहीं होता, ठीक है। देन कई बार हम लोग जो है टॉपिक्स के बीच में इंटरलिंकेज नहीं करते। नाउ प्रॉब्लम क्या होती है इससे, सी यू डोंट रियलाइज कि एक ही कंटेंट को आप अलग अलग पेपर्स में यूज कर सकते हो, यानी कम कंटेंट से भी आप अच्छे आंसर्स जीएस पेपर 1 2 3 4 में लिख सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको ग्रीन रेवोल्यूशन का ही एग्जाम्पल दिया, राइट। आप ग्रीन रेवोल्यूशन के इसको अगर अच्छे से समझोगे तो यू विल रियलाइज कि इसको आप GS4 एथिक्स में या फिर जो है GS3 में भी इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में एज एन अनसस्टेनेबल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट बता सकते हो, या सोसाइटी में आप बता सकते हो कि कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है एक नेगेटिव इंपैक्ट था सोसाइटी पे। ओके, सो दीज आर दी थिंग्स कि ये इंटरलिंकेजेस बनाना बहुत जरूरी है हर टॉपिक में, राइट। लॉट ऑफ टाइम्स वी ऑल्सो सी कि स्टूडेंट्स एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं विदाउट बेसिक्स, और इसके चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स लिक्विडिटी ट्रैप अब उनके नोट्स में दे रखा होगा कहीं पे, या करंट अफेयर्स में दे रखा होगा, या न्यूज़पेपर में, तो वो लिक्विडिटी ट्रैप कॉन्सेप्ट सर्च करेंगे, समझेंगे सब कुछ। बट जब तक आपको लिक्विडिटी, जो बेसिक आइडिया कि लिक्विडिटी का मतलब क्या है, रेलेवेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये नहीं समझ में आएगा, आपको लिक्विडिटी ट्रैप का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा, राइट। इसीलिए आपको बेसिक्स करने, और यहाँ पे भी बेसिक्स में आपकी हेल्प यही चीज है, जो कोचिंग्स का रोल होता है वो बस बेसिक्स तक ही होता है, बाकी एडवांस उस बेसिक्स को यूज करके आपको करना होता है। और अगर कोचिंग नहीं भी ले रहे हो, राइट, आई एम नॉट सेइंग कि कोचिंग लेना ही है, कोचिंग नहीं भी ले रहे हो तो खुद से भी अगर आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा बेसिक्स पे जरूर फोकस करना है। अगर एडवांस कॉन्सेप्ट इनकाउंटर करते हो तो फोकस ऑन बेसिक्स एज वेल। एंड देन ऑब्वियसली दी पेरिनियल थिंग जो हर टॉपर कहता है बट हम लोग नहीं करते हैं, इज PYQ एनालिसिस। तो इनफैक्ट मेंटरशिप में मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बार बार बोलता हूँ कि देखो, आपने टॉपिक पढ़ा है, PYQ देखो, आप कोचिंग में क्लास करके आए हो, PYQ देखो, बट दे स्टिल मिस आउट ऑन इट। कि PYQs आर दी गोल्ड स्टैंडर्ड टू नो कि यूपीएससी किस टॉपिक में क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, यूपीएससी का माइंडसेट क्या है, क्या वो इस टॉपिक में फैक्चुअल पूछेगा या कॉन्सेप्चुअल पूछेगा। तो आपको प्रॉपर PYQ एनालिसिस करना होगा। और देखो, यूट्यूब पे जरूर आप देखो, बट खुद से भी करना होगा, तभी वो कन्विक्शन आएगा। तो आपको खुद से PYQ एनालिसिस, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसका जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, टॉपिक पढ़ने के बाद खुद से करना होगा, और फिर जो गैप्स पता चलते हैं उनको कवर करने के लिए एडिशनल मेहनत करनी होगी। देन कम्स द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इट्स समथिंग जो नॉट रिलेटेड टू व्हाट यू आर स्टडिंग बट वेयर यू आर स्टडिंग। सी, जनरली सबसे पहली चीज, अगर आप बेड पे पढ़ते हो, या मान लो ऐसा नहीं कि 2 3 घंटा आप टेबल पे पढ़े फिर जाके बेड पे 1 2 घंटा पढ़े, प्लीज डोंट डू इट। बेड इज नॉट अ प्लेस टू स्टडी, बेड इज नॉट योर स्टडी टेबल। यहाँ पे आप हमेशा देखना है, जनरली आपकी एफिशिएंसी कम रहेगी। मेक श्योर आपका एक फिक्स्ड स्पॉट हो, फिक्स्ड स्टडी टेबल हो पढ़ने के लिए, ठीक है। देयर शुड बी अ फिक्स्ड स्पॉट एंड फिक्स्ड स्टडी टेबल टू रीड। और जो आपकी स्टडी टेबल है, जब आप वहां पे पढ़ने बैठे हो, प्लीज फोन अपना स्टडी टेबल पे मत रखो, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। आप खुद बता सकते हो कमेंट्स में, इनफैक्ट यू कैन रिलेट टू इट, कि आप पढ़ते पढ़ते कभी भी रैंडमली नोटिफिकेशन आए, फोन उठा के देखने लगते हो और पता नहीं चलता कि 5 10 मिनट निकल गए, आपका पढ़ने का फ्लो बिगड़ जाता है, राइट। तो फोन, एक तो फिक्स्ड स्पॉट बनाना है पढ़ने का, वहां पे फोन नहीं रखना। दूसरा, जो आपका फिक्स्ड स्पॉट है वो क्लटर्ड नहीं होना चाहिए, यानी आप जहाँ पे पढ़ने बैठते हो वहां पे 4 5 बुक्स सामने नहीं रखनी चाहिए, रादर आपका एक अलग रैक होना चाहिए जहाँ पे बुक्स आप सॉर्टेड वे में रखो, और स्टडी टेबल पे बस वही बुक, वही सोर्सेस होनी चाहिए, 1 2 जो आप उस टाइम पे पढ़ रहे हो, बिकॉज दिस इंश्योर्स कि आपका फोकस बना रहे, दूसरी चीजों को देख के आपको स्ट्रेस ना हो। एंड अगर मान लो, सी, इसमें से कुछ चीजें आप लोगों के लिए डिफिकल्ट भी हो सकती है, क्योंकि सी स्पेस का कंस्ट्रेंट रहता है। तो अगर आप घर में अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो,
जिस रूम में पढ़ रहे हो अगर उसी रूम में फैमिली मेंबर्स है, इट विल बी डिफिकल्ट टू स्टडी। सिमिलरली अगर आसपास लाउड नॉइजेस आ रही हैं, इट विल बी डिफिकल्ट टू स्टडी। तो इन दोनों केसेस में अगर इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, आप लाइब्रेरी ज्वाइन करिए। ठीक है, ज्वाइन अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का पर्पज यही होता है और इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। बट लाइब्रेरी में भी जब जाओ तो देखो, लाइब्रेरी में मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरा क्लटर कर लेते हैं स्टडी स्पेस को, ये नहीं करना। ठीक है, ट्रस्ट मी, इसको करके देखो, आपको अपने आप अपनी इफिशियंसी देखना इंक्रीज होते हुए दिखेगी। एंड लास्टली, द इनइफेक्टिव स्टडी रूटीन। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट्स जनरली करते हैं कि बेसिकली वो लोग जब पढ़ते हैं, राइट, तो कोई फिक्स स्लॉट नहीं होता। किसी दिन सुबह जल्दी उठ के पढ़ लिया, किसी दिन रात में लेट पढ़ लिया, किसी दिन बीच में 1 घंटा पढ़ा, फिर 2 घंटे का ब्रेक, अगले दिन उसी टाइम में 2 घंटा पढ़ा। तो जब तक फिक्स्ड टाइम स्लॉट आपके नहीं बनेंगे, आपका रूटीन नहीं बनेगा। विदाउट रूटीन आई गारंटी यू कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी। विदाउट कंसिस्टेंसी सिलेबस कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो फिक्स टाइम स्लॉट्स, यहाँ पे भी कोचिंग का जो एक फायदा ये रहता है कि एक फिक्स टाइम पे ही आपकी क्लासेस बैच होता है, तो दैट हेल्प्स यू। ठीक है, तो वही चीज आप सेल्फ स्टडी में इंप्लीमेंट करो। प्लीज हैव अ क्लियर एंड फिक्स्ड स्लॉट्स ऑफ योर स्टडी कि इस टाइम पे यहाँ से इतने टाइम में पढ़ना है। ठीक है, दैट इज देयर। तो ये थोड़ा सा रखना होगा आपको। टारगेट्स, देखो, पढ़ने बैठ रहे हो उससे पहले ही दिमाग में सोच लो कि मेरा टारगेट क्या है, कितना पोर्शन मुझे कंप्लीट करना है, राइट, क्या नोट्स बनाने नहीं बनाने, क्वेश्चंस करूंगा तो कहाँ से करूंगा, तो वो क्वेश्चंस मेरे पास एक्सेसिबल होने चाहिए, राइट। सो PYQs टॉपिक वाइज अपने पास रखो। ठीक है, सो टारगेट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, तभी आपके सामने एक, और अचीवेबल भी होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि टारगेट इतना डिफिकल्ट बना दिया आपने कि अचीव ही नहीं हो पा रहा, राइट। 2 घंटे का टारगेट बना के चलो, क्योंकि ये 2 घंटे में मैं एक चैप्टर कर लूंगा, राइट। या मान लो नहीं कर पाए तो अगली बार उस हिसाब से टारगेट्स को एडजस्ट करो। ठीक है, बट एक अचीवेबल और क्लियर टारगेट होना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि जब आप वो टारगेट अचीव करते हो, आप खुद देखना, आप एक क्लियर टारगेट रखो, वो टारगेट जिस दिन आप अचीव करोगे उस दिन आपका कॉन्फिडेंस देखना, उस दिन आपको इतना अच्छा लगेगा, राइट। और यही जो चीज है, कॉन्फिडेंस और फील गुड फैक्टर, यही आपको आगे जो है सस्टेन करने के लिए मोटिवेट भी करता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ वाइल फिक्स टाइम स्लॉट्स होने चाहिए, बट फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आपने पूरा दिन एकदम टाइट पैक कर लिया कि ओके इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे, कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। कुछ टाइम आपके दिन में फ्री रहना चाहिए जहां पे आप कुछ भी चीज ऐसा प्लान नहीं करते हो, दैट इज फॉर दी फ्लेक्सिबिलिटी। की हो सकता है कि कुछ XYZ चीज करनी हो, सो यू कैन डू इन दोज टाइम्स जहां पे आपने कुछ भी टाइम नहीं रखा है। ठीक है, कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो आपका फिक्स टाइम स्लॉट है उस पर कुछ अर्जेंट इंगेजमेंट्स आ जाए आपके, तो उस टाइम को फिर आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। देन लॉन्ग सिटिंग्स, तो कई लोग सोचते हैं कि हम बैठे रहें, इवन इन लाइब्रेरी लोग जो है 4-4 4 to 5 आवर्स बैठे रहते हैं। सी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आप कैसे भी पर्सन हो, किसी भी टाइप के ह्यूमन हो, सुपर ह्यूमन हो, 2-3 घंटे के बाद आपकी इफिशियंसी डाउन हो ही जाएगी। सो इट डजेंट मेक सेंस कि लास्ट के 2 घंटे में आप लो इफिशियंसी के साथ पढ़ो। रादर टेक अ ब्रेक, और फिर थोड़ी 15-20 मिनट का ब्रेक लो, फिर रिज्यूम करो विथ अ हायर एफिशिएंसी। ठीक है, एंड नो हॉबीज और ब्रेक। सो UPSC की स्टडी पढ़ाई करनी है आपको 1-1.5 महीने तक, यू नीड टू हैव हॉबीज, और वो हॉबी आपकी रूटीन का पार्ट होना चाहिए, राइट। ब्रेक्स आपके रूटीन का पार्ट होना चाहिए, राइट। अगर नहीं है देन यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ बर्नआउट। ठीक है, सो मेक श्योर आप डेली कुछ, एक तो एक इफेक्टिव और प्रोडक्टिव जो भी हॉबी आपका माइंड को रिफ्रेश करती है, राइट। अदरवाइज आपने देखा होगा, आप पढ़ते रहते हो, आपका माइंड डल हो जाता है। तो माइंड को रिफ्रेश करने के लिए यू नीड अ हॉबी। वो हॉबी के लिए डेडिकेटेड आधा से 1 घंटा दो, और सिमिलरली एक ब्रेक के लिए आधा से 1 घंटा अपना दिन में रखो। ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप ये इंप्लीमेंट करोगे, ट्रस्ट मी, यू विल सी सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ योर स्टडी। ठीक है, बाकी दिस इज नॉट ए शॉर्टकट, इसको करने में मेहनत लगी, क्योंकि UPSC एग्जाम क्लियर करना है, यू नीड टू वर्क हार्ड। ओके, तो लास्टली आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है एंड हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। एंड अगर कोई और ऐसा एरिया है विच इज़ बॉदरिंग यू, जो आपके प्रिपरेशन में विच इज़ हैम्परिंग योर प्रिपरेशन, यू कैन टेल मी इन दी कमेंट्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन मैं लाऊं। तो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।